पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में कोई ना कोई वॉर तो चल ही रही है, जैसे रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन, इंडिया पाकिस्तान और अब इजराइल और ईरान। लेकिन इजराइल और ईरान का मुद्दा कुछ नया नहीं है, क्योंकि इन दोनों देशों की कोल्ड वॉर तो पिछले 40 सालों से चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों की कोल्ड वॉर एक फुल फ्लेज्ड वॉर बन चुकी है और अमेरिका इस लड़ाई में क्या कर रहा है। काफी रिसर्च के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि अगर मिडिल ईस्ट के इश्यूज को समझना है तो हिस्ट्री में काफी पीछे जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं इजराइल और ईरान की हिस्ट्री और उनकी करंट वॉर के बारे में डिटेल में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है और 2025 में ऐसा क्या हुआ कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो चुकी है और अमेरिका इस वॉर में इतना क्यों इंटरेस्टेड है और फाइनली इस कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया कहां स्टैंड करता है। और इस वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं आपको इजराइल और पैलेस्टीन के इशू का भी एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। देखो, मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पे जो लैंड है, आज वहाँ इजराइल और पैलेस्टीन है। ये वही जगह है जहाँ जेरूसलेम, टेल अवीव और गाजा सिटी जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और ये एरिया दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में से आता है। आज से करीब 3000 साल पहले ये लैंड एंशिएंट किंगडम ऑफ जूज में डिवाइडेड था, जैसे किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडा, जहाँ प्राइमरली जूज रहते थे। और आप इस लैंड को एंशिएंट इजराइल भी बोल सकते हो। और जूस का मानना था कि गॉड ने उन्हें ये लैंड प्रॉमिस किया था और जेरूसलेम उनकी एक होली सिटी है। लेकिन फिर लगभग 1000 साल बाद वो हुआ जो हिस्ट्री में अक्सर होता है। इन्वेजन्स हुई, वॉर्स हुई, नए रूलर्स आए, नए किंगडम्स आए और फाइनली रोमन एम्पायर के बाद जूस को ये लैंड छोड़ना पड़ा और जूस पूरी दुनिया भर में फैल गए और इसी को जूइश डायस्पोरा भी बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम्स के लिए भी जेरूसलेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे है अल अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम में 3rd होलीएस्ट साइट मानी जाती है, क्योंकि इसी मस्जिद से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत की तरफ रवाना हुए थे। और इस लैंड पे मल्टीपल टाइम्स अलग अलग रूलर्स और अलग अलग किंगडम्स राज कर चुके हैं, जैसे शुरुआत में किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडा, फिर रोमन एम्पायर, फिर इस्लामिक रूल से लेके ऑटोमन एम्पायर, जिसने करीब 1300 साल तक इस जगह पे राज करा। और फिर ऑटोमन एम्पायर के बाद 1917 से लेके 1948 तक इस लैंड पे ब्रिटिशर्स का राज था। जैसा कि मैंने बताया कि रोमन एम्पायर के बाद एक जूइश डायस्पोरा हुआ और जिस वजह से जूस पूरी दुनिया में फैल गए और जूस के पास अपनी कोई भी एक्सक्लूसिव जगह नहीं थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ इस दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड, होलोकॉस्ट, जहां हिटलर ने 60 लाख जूस को जूइश होने की वजह से मार दिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1948 में ग्लोबल लीडर्स ने यह डिसाइड करा कि जूस को फाइनली उनकी अपनी प्लेस देनी चाहिए। तो दुनिया भर में फैले हुए जूस 1948 में फाइनली अपनी लैंड पे वापस चले गए और इन जूस के वापस आने का मतलब था कि वहां पे जो मुस्लिम रह रहे थे उन लोगों की डिस्प्लेसमेंट। और 14 मई 1948 को जन्म हुआ मॉडर्न डे इजराइल का। और इसी वजह से आज तक इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चले ही जा रहा है। अब 1948 से लेकर 1979 तक इजराइल और ईरान के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे। ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था और इजराइल ईरान को मिलिट्री ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद किया करता था। लेकिन फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सब बदल गया और आज का इजराइल और ईरान का इशू यहीं से शुरू होता है। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की मोनार्की चल रही थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली अमेरिका और इजराइल के बहुत ज्यादा क्लोज थी। लेकिन लोग धीरे धीरे शाह की डिक्टेटरशिप, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और करप्शन से परेशान हो गए और तभी आयतोला खोमेनी, एक इस्लामिक रिलीजियस लीडर, सामने आए और उन्होंने पूरे ईरान को शाह की मोनार्की के अगेंस्ट यूनाइट कर दिया। और 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन में शाह को ईरान छोड़ना पड़ा और ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स हो गए। और तब से ईरान पूरी तरीके से एंटी वेस्ट और एंटी इजराइल हो चुका है। खोमेनी ने इजराइल को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया और खोमेनी का मानना था कि इजराइल बस एक वेस्टर्न पपेट है जो पैलेस्टीनियंस को ऑप्रेस कर रहा है। तो इजराइल और ईरान ओवरनाइट ही दोस्त से एनिमीज बन गए और खोमेनी ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे इजरायली एम्बेसी को बंद कर दिया और उसे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। और ईरान ने एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और पैलेस्टीन में हमस। और दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को अपना दुश्मन मानने लगा और इसीलिए पिछले 40 सालों से ईरान और इजराइल की एक इनडायरेक्ट वॉर चल रही है, जहां ईरान सीरिया, लेबनान और इराक में प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पे अटैक कर रहा है
और वहीं इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया और मल्टीपल साइबर अटैक्स भी करवाए। और 2019 से तो ये शैडो वॉर एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के एलाइज को सीरिया, लेबनान और इराक में टारगेट किया और ईरान ने भी सी अटैक्स, साइबर अटैक्स और हमस और हजबुल्ला जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करा। और फिर अक्टूबर 2023 में जब इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई शुरू हुई, तब भी ईरान ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। ये तो थी इनकी हिस्ट्री की बात, लेकिन अब जानते हैं कि 2025 में ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। देखो, आप सबने सुना होगा, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों? मिडिल ईस्ट में इजराइल हर बैटल में अकेला ही खड़ा है और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा और इजराइल ये चीज कभी होने नहीं देगा। और यही रीजन था कि इजराइल ने रिसेंटली ईरान पे अटैक कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई के बीच में अमेरिका कहां से आ गया। देखो, अमेरिका के बीच में आने की वजह कोई इजराइल और अमेरिका की फ्रेंडशिप नहीं है। हमेशा की तरह अमेरिका के अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इस लड़ाई में। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान के रिलेशंस बस इजराइल के साथ ही खराब नहीं हुए, बल्कि अमेरिका के साथ भी हुए, क्योंकि जैसा मैंने बताया, खोमेनी की एक एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी। 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक कर दिया और 52 लोगों को लगभग 450 दिन के लिए हॉस्टेज रखा और यहीं से ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते चले गए। ईरान ने एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स जैसे हमस और हजबुल्ला को फंड किया, रिपीटेडली इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात की और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड किया। और अमेरिका का कहना था कि ईरान के इस मूव की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा और अमेरिकन ट्रूप्स जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पे तैनात थे, उनको एक खतरा महसूस होगा। और अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि एक बात तो बहुत कॉमन है जो अमेरिका को भी पता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन होगा उस देश के पास एक लेवरेज हमेशा रहेगा। तो अमेरिका और उसके अलाइज को एक डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी और जिस वजह से दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पे कुछ देशों की मोनोपोली होगी। और यूएस का इस वॉर में आने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये 33 किलोमीटर चौड़ा एक सी पैसेज है जिसके थ्रू डेली दुनिया भर की 20% ऑयल सप्लाई फ्लो होती है, 30% ग्लोबल लिक्विड नेचुरल गैस पास होती है और डेली 20 मिलियन बैरल्स ऑयल सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से एशिया, यूरोप और अमेरिका जाता है। और अगर आप इस मैप में देखोगे तो ईरान के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, बिकॉज ईरान जहां लाए करता है वो इस पूरी सप्लाई को रोक सकता है। और इस सप्लाई का रुकने का मतलब है ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होना, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ना और ग्लोबल इकोनॉमी का पूरी तरीके से हिल जाना। और ईरान यूएस को पहले भी कई बार धमकी दे चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया और फिर ये ईरान की वार्निंग यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि यूएस का फियर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ईरान ग्लोबल एनर्जी रूट्स को कंट्रोल करेगा, ईरान को मिडिल ईस्ट में एक अनमैच्ड पावर मिलेगी और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस वीक हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझे तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का कंट्रोल, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का कंट्रोल और न्यूक्लियर पावर के बारे में है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर की ऑयल सप्लाई का एक वॉल्व है जिसके ऊपर ईरान का हाथ है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया कहां स्टैंड करता है, क्योंकि हमारे देश के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों ही देशों के साथ है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इंडिया इजराइल का नंबर 1 आर्म्स कस्टमर है और दूसरी तरफ अगर ईरान पे नजर डालें तो छाबर पोर्ट, ईरान से ऑयल लेना और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट, ये सब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की पोजीशन क्लियर है, हम किसी के एनिमी नहीं है, लेकिन अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हम जरूर करेंगे। देखो, मिडिल ईस्ट के मोस्टली इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ज्यादातर ये पॉलिटिकली और रिलीजियसली ड्रिवन होते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैंने रिलीजियस एंगल को एक्सप्लोर नहीं किया। फिलहाल तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है, लेकिन अब आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा कि वॉर कहां तक जाती है या ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। थैंक यू।